Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 30th March 2022. 30 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। मैंने आपसे कई बार रिक्वेस्ट की है कि आप वीडियो को कृपया लाइक ज़रूर किया करिए अगर आप देखते हैं, आपका कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होती। हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, थोड़ा सा आपका फीडबैक अगर मिलेगा तो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर अस एज वेल। सो प्लीज़ डू लाइक इट, आप इसको लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, आज के क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जिनके जवाब आपको देने हैं, प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन है। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ अ सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट केम इनटू बीइंग फ्रॉम बैंकॉक डिक्लेरेशन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ऑल बे ऑफ बंगाल लिटोरल कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द बिम्स्टेक। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 इज, विद रेफरेंस टू एक्सप्रेशन माइनॉरिटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रोवाइड्स द सिटीजन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ देयर ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3, सोम्ब रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। सोम्ब रिवर इनमें से किसकी ट्रिब्यूटरी है? ऑप्शंस अगेन आपके सामने है, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा, सतलज। 3 सवाल है, अटेम्प्ट करिए। आंसर्स मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, आप लेकिन मैच कर लीजिएगा, बताइएगा कौन सा आपने सही किया, कौन सा गलत। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स में कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा था, सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट केम इनटू बीइंग फ्रॉम बैंकॉक डिक्लेरेशन। अब ये मैंने आपको 2 दिन से लगातार ही पढ़ाया है, तो मैंने आपको बताया कि बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 में आया था, उसी से ये बना था, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल द बे ऑफ बंगाल लिटोरल कंट्रीज फॉर्म पार्ट ऑफ बिम्स्टेक। ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है, लेट मी शो यू द मैप। ये अगर आप मैप देखें तो ये बे ऑफ बंगाल के लिटोरल कंट्रीज़ में आपको 2 कंट्रीज़ में आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक आपकी मलेशिया वाली कंट्री है और नीचे आपकी इंडोनेशिया वाली कंट्री है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया जो है वो भी आपके बे ऑफ बंगाल के लिटोरल कंट्रीज़ में आएगा, ठीक है ना। ये देखो ना, बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के लिटोरल में ही आएगा, ये यहाँ बिल्कुल अटैच्ड है ये। तो बे ऑफ बंगाल का लिटोरल कंट्री में मलेशिया भी आता है और थोड़ा सा आपका इंडोनेशिया भी आता है, लेकिन ये दोनों ही इसका पार्ट नहीं है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव का। इसलिए ये बोलना कि बे ऑफ बंगाल की जितनी भी लिटोरल कंट्रीज हैं सारी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव यानी बिम्स्टेक का पार्ट है, वो गलत होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए जिसका आंसर है वो वन ओनली होगा। दूसरा सवाल है, माइनॉरिटीज़ के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गलत था, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है टर्म माइनॉरिटी को, इसलिए पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड्स दैट सिटीजन हैविंग अ डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। अब ये भी गलत है, क्योंकि एक्चुअली ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29 अगर आपको याद हो तो वो इसके लिए है। तो आर्टिकल 29 फंडामेंटल राइट में ये मेंशन है, ना कि डीपीएसपी में, इसलिए ये इनकरेक्ट रहेगा। आंसर हो जाएगा डी, इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। तीसरा सवाल है, सोम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? एक बार आप देख लीजिएगा, सोम रिवर अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। तो इसको ऐड कर लो, जहाँ पे भी आपने यमुना की ट्रिब्यूटरीज की लिस्ट बनाई होगी, या जहाँ पे अगर नहीं बनाई तो बना लो एक बार। हिंडन रिवर है, ये है, अलग अलग है, बेतवा है, ठीक है, चंबल है। तो इस तरीके से आप जहाँ पे भी आप बना रहे हो वहाँ पे एक बार बना लो और उसमें ये ऐड कर लो, सोम रिवर ऐड कर लेना उसमें, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, वी शुड गेट आउट ऑफ द शैकल्स ऑफ मैकलेज एजुकेशन सिस्टम। हमको जो मैकले एजुकेशन सिस्टम है उसकी चेन से बाहर आना पड़ेगा, एंड गो फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। डिस्कस, और अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा इंडियनाइज करना है। एक्चुअली अभी जो हमारे ऊपर एजुकेशन सिस्टम है हमारे पास, वो मैकलेज एजुकेशन सिस्टम है। आज एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल मोटा मोटा क्वेश्चन समझ लीजिए कि मैकले एजुकेशन सिस्टम को हटा करके हमको अब इंडियनाइज करने की ज़रूरत है अपने एजुकेशन सिस्टम को। इस पर आपको डिस्कस करना है कि क्या प्रॉब्लम है मैकले के एजुकेशन सिस्टम में, और इंडियन सिस्टम किस तरीके से हमको और बेटरमेंट की तरफ ले जाएगा। तो बेसिकली यही 2-3 चीज़ें आपको उस आंसर में डिस्कस करनी रहेंगी, ठीक है ना। तो आई होप यू विल ट्राई टू राइट द आंसर।
नाउ मूव करते हैं न्यूज़ आर्टिकल्स में। पहली जो न्यूज़ मैं डिस्कस करूंगा वो माइनॉरिटीज़ के रेफरेंस में ही करूंगा। एक्चुअली अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन ली थी जिसमें ये कहा गया कि कई स्टेट्स और यूटीज़ ऐसे हैं जहां पे हिंदूज़ ऑफ माइनॉरिटी में है ना, हिंदूज़ ऑफ, वैसे अगर देखो तो हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी में नहीं आता क्योंकि ओवरऑल इंडिया के रेफरेंस पे देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे कई स्टेट्स और यूटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे हिंदूज़ ऑफ माइनॉरिटी हो गए हैं। तो पिटीशन वही बोलता है कि ऐसे कई जगह हैं जैसे कि मिज़ोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, जहाँ पे हिंदू एक रिलीजियस माइनॉरिटी है, हिंदू इज़ अ रिलीजियस माइनॉरिटी। तो क्या उनको माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो ऐसे में बात कर लेते पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माइनॉरिटीज़ को डिफाइन नहीं करता है, एनीवेयर इन एनी, वो डिफाइन नहीं करता, केवल मेंशन करता है माइनॉरिटी का नाम, लेकिन वो डिफाइन कहीं नहीं करता है, ठीक है ना। आर्टिकल 29 जैसा कि आपका प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी हो गया। आर्टिकल 30 बोलता है कि राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 350A कहता है कि स्पेशल लैंग्वेज ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, है ना। लेकिन कहीं पे भी देखो वो डिफाइन नहीं कर रहा, नाम जरूर उसने माइनॉरिटी शब्द जरूर लिया है 3-4 बार, लेकिन कहीं डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। माइनॉरिटी कौन है फिर इंडिया में? इंडिया में माइनॉरिटी जो है वो सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन एक्ट 1992 के तहत आते हैं। कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन एक्ट 1992, और उसी के अंतर्गत ये माइनॉरिटीज़ जो हैं वो नोटिफाई किए जाते हैं, ठीक है ना। अभी अगर माइनॉरिटीज़ की बात करें तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स, ये माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के अंदर आती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस थे, जैसे टीएमए पाई केस है। टीएमए पाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो टीएमए पाई केस की, बेसिकली मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो ये हिंदू माइनॉरिटी वाला केस है उसके रिगार्डिंग है कि इन्होंने बोला कि जैसे हिंदू है कई स्टेट, जैसे पंजाब के केस में अगर आप देखो तो हिंदू एक रिलीजियस माइनॉरिटी होगी, वहाँ सिखिज़म ज़्यादा रहेगा, है ना। और मिजोरम, लक्षद्वीप, ये सब स्टेट्स है जहाँ पे हिंदू जो है माइनॉरिटी में। तो ऑथर ने यही कहा है कि टीएमए पाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो ये स्कोप है माइनॉरिटीज़ का, ये स्टेट विल बी द यूनिट फॉर डिटरमाइनिंग दैट, है ना। रिलीजियस माइनॉरिटी डिटरमाइन करने के लिए जो यूनिट होनी चाहिए वो स्टेट होनी चाहिए। इसी का दूसरा केस है बाल पाटिल केस। बाल पाटिल केस जो था वो 2005 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें उन्होंने टीएमए पाई की ही रूलिंग को रेफर किया और कहा कि जो यूनिट फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेटस ऑफ बोथ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी वुड बी द स्टेट, है ना। यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया था कि जो यूनिट होनी चाहिए लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को डिटरमाइन करने की, वो स्टेट होनी चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी द स्टेट। कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कई एक रिलीजन के लोग कम हैं। तो ये मैटर अब आगे देखते हैं किस तरीके से टर्न लेता है, लेकिन ओवरऑल आपको थोड़ा जो पता होना चाहिए था मैंने बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। इंडियन पावर प्रोजेक्ट्स रिप्लेस चाइनीज वेंचर्स इन श्रीलंका। अब श्रीलंका में बहुत सारे काम हैं जो कि इंडियन कंपनीज और इंडिया कर रहा है। जैसे कि पहले एक बात बता दूं आपको, हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स है जो कि इंडिया लेगा। कहाँ पे? जाफना में 3 आइलैंड्स हैं नियर बाय जाफना, वहाँ पे करेगा। एंड इट विल बी इफेक्टिवली रिप्लेसिंग द चाइनीज वेंचर्स क्लियर्ड बाय कोलंबो लास्ट ईयर कोलंबो ने वहाँ पे चाइनीज वेंचर्स को क्लियर कर दिया था, लेकिन उनको रिप्लेस करके अब वो प्रोजेक्ट इंडिया हैंडल करेगा हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स को, ठीक है ना। इंडिया विल बी हैंडलिंग द हाइब्रिड प्रोजेक्ट नाउ। इसके अलावा अगर आप देखो तो इंडियन जो एनर्जी प्रोजेक्ट है, इट इज़ कमिंग इन श्रीलंका। इट इज़ द थर्ड एनर्जी प्रोजेक्ट कमिंग इन श्रीलंका। इंडिया का तीसरा एनर्जी प्रोजेक्ट है जो कि श्रीलंका में आ रहा है। इसके पहले एनटीपीसी को सोलर वेंचर मिला था, है ना, सामपुर टाउन में, और अडानी ग्रुप को मिला था रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट मन्नार और पुनेरिन में, ठीक है ना। तो इसके बाद ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो कि वहाँ पे आने वाला है। इसके साथ साथ आपको और कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे कि इंडिया एंड श्रीलंका हैव आल्सो एग्रीड टू सेट अप अ मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। लिख लो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, इंडिया श्रीलंका में जो कोऑपरेशन बढ़ रहा है, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है ना। क्या है? मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। मैरीटाइम मतलब कि जो मैरीटाइम इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, कोऑर्डिनेट करने के लिए, और अगर मान लो कोई फंस जाए इधर से उधर तो उसको रेस्क्यू करने के लिए ये बनाया जाएगा, ठीक है ना। और इस इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उसने बेसिकली ज्वाइन किया है ना। इट हैज़ अप्रूव्ड द कैबिनेट अप्रूवल लास्ट वीक ओनली। इसके अलावा इंडिया विल ऑल्सो हेल्प टू डेवलप फिशरीज हार्बर्स इन पॉइंट पेड्रो, पेसालाई एंड गुरुनगर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नदर्न प्रोविंस एंड बालापिटिया वाली जगह है वहाँ पे पेड्रो, पेसालाई और गुरुनगर में इंडिया विल डेवलप द फिशरीज हार्बर। तो फिशिंग के लिए फिशरीज हार्बर जो है वो डेवलप करेगा कौन?
कौन डेवलप करेगा? इंडिया डेवलप करेगा श्रीलंका के पेसालाई, पेड्रो और गुरुनगर वाले रीजन में, जो कि आपका नदन प्रोविंस और बालापिटिया वाली जगह में आता है ना। इट इज़ साउथ ऑफ कोलंबो। यहाँ पे ये फिशिंग हार्बर जो है वो डेवलप करने वाला है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल फील्ड में भी काफ़ी हम कर रहे हैं वहाँ पे कोलैबोरेट। ग्रांट हमने ऑलरेडी वहाँ पे दे रखी है। नाउ पावर ट्रांसमिशन, एनर्जी सिक्योरिटी के केस में हम उनके साथ डील कर रहे हैं, और फिशिंग हार्बर्स के केस में, रेस्क्यू मैरीटाइम सेंटर के केस में। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में लिए जा रहे हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है फ्रेंडशिप तो बढ़ेगी, और दूसरा जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में आ गया था पूरा का पूरा श्रीलंका, वो थोड़ा बाहर निकलेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ये अपने आंसर्स में ऐड कर लेना जब भी इंडिया श्रीलंका रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आए तो। असम एंड मेघालय पैक्ट टू एंड बॉर्डर रो। अब ये न्यूज़ आप बस जानते रहो, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली असम और मेघालय के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। लगभग मतलब थोड़ा बहुत एरिया है जो डिस्प्यूटेड रहता है। कोई पहले असम उसको क्लेम करता था, मेघालय उसको क्लेम करता था, है ना। ये सारी चीज़ें इन दोनों स्टेट्स के बीच की जो बाउंड्री है वो लगभग 885 किलोमीटर, 885 किलोमीटर की बाउंड्री है ना। एंड 50 साल पुराना डिस्प्यूट है, जिसमें कि 12 सेक्टर्स हैं, 12 सेक्टर्स आर देयर, है ना। 12 सेक्टर्स हैं, उनमें से 6 सेक्टर्स के बीच में जो है वो डिस्प्यूट है, ठीक है ना। इन 6 ऑफ द 12 सेक्टर्स, तो 12 सेक्टर्स में 6 सेक्टर्स हैं जहाँ पे डिस्प्यूटेड हैं, डिस्प्यूट्स थे। एंड अब एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट होने वाला है असम और मेघालय के बीच में, जिसमें कि इस जो इशू है इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। द इशू हैज़ बीन ट्राइड, दे हैव ट्राइड टू रिजॉल्व द इशू इन दिस केस, है ना। तो यहाँ पे 6 डिस्प्यूटेड सेक्टर्स के मैं आपको नाम बता दूं, आप याद रखेगा। देखो क्या होता है, यूपीएससी आपको अगर ये क्वेश्चन देगा तो ये क्यों देगा, जैसे कैसे देगा, तो वो क्या करेगा कि आपको इन 2-3 सेक्टर्स के नाम लिख देगा, लिख देगा ताराबारी, गिजांग, बोकलापारा। दीज वर इन न्यूज़ रिसेंटली, वॉट वर द रीज़न फॉर दैट, वॉट वॉज द रीज़न फॉर दैट, मतलब ये अभी न्यूज़ में थे, क्यों थे। पहला ऑप्शन दे देगा एसटी ट्राइब्स, दूसरा रीज़न दे देगा चाइनीज़ और कुछ और, तीसरा रीज़न दे देगा ये आपका असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट एरियाज़। इस तरीके से कुछ भी आपको बना करके दे देगा, तो वहाँ पे आपको पता हो, इसलिए आपका नाम मैं बता रहा हूँ, उसको याद रखेगा। ये जो 6 डिस्प्यूटेड सेक्टर्स थे इसके नाम थे ताराबारी, गिजांग, हाहिम, बोकलापारा, खानापारा एंड ये आपका राता चेरा। तो यहाँ याद रखिएगा ताराबारी, गिजांग, हाहिम, बोकलापारा, खानापारा जिसको पिलांकाटा, खानापारा पिलांकाटा बोलते हैं, एंड राता चेरा, ठीक है। दिस इज अंडर द कामरूप मेट्रो एंड काचार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ठीक है ना। तो इनको आप याद रखेगा, इन रीजन्स के नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए ना, अगर आपसे पूछे तो आपको बनना चाहिए। आई होप यू विल रिमेंबर दीज प्लेसेस, इनको नाम आप याद रखेंगे। एंड ये जो है इसमें गिव एंड टेक पॉलिसी का इस्तेमाल किया गया है। गिव एंड टेक पॉलिसी मतलब कि थोड़े रीजन आप रखो, थोड़े रीजन हम रखें। जैसे 36 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है तो उसको फिर इन्होंने 18.51 स्क्वायर किलोमीटर असम को दिया, और मेघालय को 18.28 स्क्वायर किलोमीटर, तो लगभग 50-50% डिवीजन किया गया है, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव इन सॉल्विंग दिस मैरीटाइम दिस बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन असम एंड मेघालय। तो इसको याद रखेगा। आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल, आप इसको याद रखेंगे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड। राइनो पॉपुलेशन अप बाय 200 इन काजीरंगा। तो यहाँ पे राइनो पॉपुलेशन जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में किया गया था। ये राइनो सेंसस किया गया, जिसमें ये देखने को मिला कि जो टाइगर पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है, 200 से ज़्यादा बढ़ गए हैं, 200 के अप्रॉक्सीमेटली जो नंबर से इंक्रीज़ हुए हैं। और लेटेस्ट जो सेंसस था वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एनिमल है, आपको पता होना चाहिए। वन हॉर्न राइनोसरस है, और ये काजीरंगा नेशनल पार्क भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका नंबर 200 से ज़्यादा बढ़ना काफ़ी बड़ी बात है हमारे लिए, है ना। लगभग 2413 यानी कि 2413 पहले राइनोस थे। लास्ट जो राइनो सेंसस हुआ था 2018 में, उसके अकॉर्डिंग 2413 थे। एंड इस बार देखो अगर आप एस्टिमेट जो लगाया है वो लगभग
2613 है, ठीक है। तो मतलब कि 200 से ज़्यादा का इंक्रीज़ हुआ है, 2413 और अब 2613। तो यहाँ पे 200 से ज़्यादा का नंबर जो है राइनोज़ में, 200 के बराबर का जो नंबर है वो बढ़ा है। तो ये आप याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए कि राइनो का नंबर इंक्रीज़, क्योंकि वो क्या करेंगे, बस स्टेटमेंट देंगे कि रिसेंटली सेंसस वाज डन, लास्ट सेंसस वाज डन इन 2018। दूसरा स्टेटमेंट दे देंगे कि द नंबर ऑफ राइनोज हैव डिक्रीज्ड बाय 200, तो वो गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तभी आप आंसर कर पाएंगे ना, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एडिटोरियल में आते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल देखो, व्हाट इज़ रॉन्ग विद सेफ्रनाइजिंग एजुकेशन। अब देखो यहाँ जो आर्टिकल है उसमें एक तो भी पहले वेंकैया नायडू जी की जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनकी एक बात बोली गई है। उन्होंने अभी रिसेंटली कहा था कि मैकले का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया को ख़राब कर रहा है, हमको उससे बाहर निकलना चाहिए। तो ऑथर ने बोला कि हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, ऑथर इज़ एग्रीइंग विद दिस पार्ट, है ना, कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि मैकले का एजुकेशन सिस्टम ख़राब है और वो हमको बर्बाद कर देगा, दैट इज़ द राइट पार्ट। लेकिन उसका अल्टरनेटिव जो है ऑथर के अकॉर्डिंग, ये ऑथर का व्यू है, ऑथर के अकॉर्डिंग जो उसका अल्टरनेटिव एज पर मिस्टर वेंकैया नायडू इज सैफ्रनाइजिंग एजुकेशन, है ना, मतलब वही सैफ्रन एजुकेशन की बात ही कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इसका अल्टरनेटिव नहीं है, ऐसा ऑथर का कहना है। अब तो मैं आर्टिकल को पॉलिटिकल नहीं होने दूंगा, मैं आर्टिकल में पॉलिटिक्स नहीं इंक्लूड करूंगा, मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि क्यों मैकले का। अब आप समझ लो कि इस आर्टिकल में आपको क्या क्या मिलेगा। देखो क्या होगा कि मैं अगर आपको मसाला बताना चाहूँ तो बहुत बता सकता हूँ, इसमें इसकी बुराई उसकी बुराई, 4 चीज़ों के बारे में, लेकिन वो आपके काम की नहीं है। अपने काम की क्या है, मैकले का एजुकेशन सिस्टम क्यों खराब था, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ अगर हम उसको चेंज करते हैं तो उसका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। तो अपन इन्हीं दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि मैकले का एजुकेशन सिस्टम क्यों खराब था और किसने किसने उसकी बुराई की थी। तो सबसे पहले बता दो, एम वेंकैया नायडू इज़ नॉट द फर्स्ट वन टू ब्लेम द मैकले सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसके पहले ये चीज़ ऑलरेडी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी की थी, इसके पहले ये चीज़ अमर्त्य सेन ने भी की थी, इसके पहले ये चीज़ ऑलरेडी अबू राशिद मौलवी ने भी की थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार ये आइडिया आया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आइडिया ख़राब क्यों, मतलब मैकले का जो एजुकेशन सिस्टम था वो रॉन्ग क्यों था। आप सबने भी अपनी किताबें पढ़ी होंगी एनसीईआरटी की, आपने सबने हिस्ट्री पढ़ा होगा, आपको पता होगा उस समय 2 डिबेट चल रहे थे। एक डिबेट चल रहा था एंजेलिसिस्ट का डिबेट चल रहा था, और दूसरा चल रहा था आपका ओरिएंटलिस्ट का, ठीक है ना, एंजेलिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट, ठीक है ना। तो एंजेलिसिस्ट जो थे वो एक्चुअली में मैकले था, है ना, मैकले एक एंजेलिसिस्ट था जो कि इंग्लिश एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा हार्प कर रहा था, और उसने ये रीज़न दिया था। एंजेलिसिस्ट ने रीज़न क्या दिया था, एंजेलिसिस्ट ने रीज़न ये दिया था कि हम एक ऐसी क्लास बनाएंगे इंडिया में, इंग्लिश बोलने वाले लोगों की ऐसी क्लास बनाएंगे, वी विल क्रिएट अ इंग्लिश स्पीकिंग क्लास इन इंडिया जो कि लॉयल रहेंगे टू द ब्रिटिश, दे विल बी लॉयल टू द कॉज ऑफ ब्रिटिश, बट दे विल बी इंडियन इन नेचर। मैकले का एजुकेशन सिस्टम जो था बेसिकली वो क्यों आया था, वो कोशिश कर रहा था एक ऐसी क्लास बनाना, इंडियंस की ऐसी क्लास बनाना जो कलर में तो ब्राउन हो, दे विल बी ब्राउन, जो ब्रिटिश कलर है वो उसमें रहेंगे, है ना, और दिखेंगे वो इंडियन, बट दे विल बी स्पीकिंग इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश राज, दे विल बी स्पीकिंग इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, हिज हाइनेस, जो भी उनकी हिज मेजेस्टी, ये सारी चीज़ उनका एम था। तो इंग्लिश स्पीकिंग लोगों की लॉयल क्लास बनाने के लिए एक्चुअली में एजुकेशन सिस्टम को 1834 के बाद चेंज किया गया, और इसी को मैकलेज मिनट और मैकलेज एजुकेशन ये सब कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस कारण से अब वेंकैया नायडू जी ने भी अभी बहुत सही बात बोली, अभी रिसेंटली बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि जो मैकले सिस्टम है उस कारण से जो हमारा इंडियन मेंटालिटी है दैट हैज़ बिकम इन्फीरियर, वी हैव बिकेम इन्फीरियर टू दैट ऑल थिंग, है ना। अब आप देखो ना, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ ये चीज़, अभी फिर से बोलूँगा। आप बोलते हो कि समुद्रगुप्त वॉज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त वॉज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्या ये इन्फीरियरिटी नहीं है? क्या यहाँ पे हम नेपोलियन को बड़ा और समुद्रगुप्त को छोटा नहीं बुला रहे हैं, जबकि समुद्रगुप्त अपने आप में इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी, अगर नेपोलियन सामने खड़ा हो जाता ना तो आई थिंक अब आप सबको पता है कि क्या हो जाता है ना।
तो नेपोलियन तो खैर खड़े होने लायक भी नहीं था समुद्रगुप्त के, लेकिन आप समझिए इस चीज़ को कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इस तरीके से मोल्ड किया गया है, उस तरीके से चेंज किया गया है कि कहीं ना कहीं हमको इन्फीरियर दिखाया जाता है, हम अपने माइंडसेट में ही इन्फीरियर हो गए हैं, ठीक है ना। हम अपनी जो ट्रेडिशनल भाषा सिस्टम थी, हमारी जो ट्रेडिशनल भाषा, संस्कृत में इतना ज़्यादा काम हो चुका था, संस्कृत इतनी ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज थी, इतना काम था, बाकी लैंग्वेजेस का बेस बनती है संस्कृत। पहले आप सोचो कि यहाँ पे हमारे चाहे कामसूत्रा हो, चाहे वहाँ पे विष्णुधर शर्मा की पंचतंत्र हो, चाहे आपका इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि संस्कृत में लिखी गई हैं, सारा संस्कृत में काव्य लिखा गया है। दीपवंश हो गया, ये सारा संस्कृत का काव्य है। और आप देखिए कि फिर उसमें वर्क ही नहीं हुआ, संस्कृत में कोई काम नहीं किया गया, हमने फिर संस्कृत को बिल्कुल ऑब्सोलीट उसमें डाल दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया, और लेकर के हम क्या घूमने लगे, इंग्लिश लेकर के घूमने लगे, जो कि हमारी लैंग्वेज भी नहीं थी। हमारी लैंग्वेज तो संस्कृत थी, हमारी लैंग्वेज प्राकृत थी, हमारी लैंग्वेज, हम ये सब बोल सकते हैं लैंग्वेज को, हमारी लैंग्वेज आपकी हिंदी है। लेकिन ये इनमें हमारी लैंग्वेज मतलब बहुत सारी लैंग्वेज, तमिल तेलुगु, इनमें काम करिए आप, इसमें आप किसी भी क्लासिकल लैंग्वेज में काम करिए ना, उड़िया में काम करिए, आप तमिल में काम करिए, मलयालम में काम करिए, लेकिन हम काम किस में करने लगे, हम काम करने लगे इंग्लिश में, जो कि इंडिया की लैंग्वेज नहीं थी, है ना। इट वाज ब्रॉड बाय द इंग्लिश कल्चर, है ना। तो दैट इज द थिंग कि हम थोड़ा कहीं ना कहीं अधीन हो गए, एंड देयर वाज अ डिस्कनेक्ट इन द फिलॉसफी, डिस्कनेक्ट इन द आइडिया। हमें हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन से दूर किया गया बाय यूजिंग दिस मैकलेज एजुकेशन सिस्टम। क्यों ये खराब है, मैं उसका आंसर दे रहा हूं कि व्हाई दिस मैकले एजुकेशन सिस्टम इज रॉन्ग, ठीक है ना। यही चीज़ हमारे जो स्वराज के आइडियाज़ हैं उनको दबाने के लिए भी इंग्लिश ने बहुत काम किया। देखो इंग्लिश बेसिकली व्हाट इट वाज डूइंग, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो आज इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अलग बात हो गई कि वर्ल्ड में ग्लोबली आपको रहना है तो इंग्लिश ज़रूरी है, अच्छी बात है। लेकिन मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, उस समय हमारी माइंड्स को इंस्लेव करने का रीज़न था, ये इंस्लेव करने के लिए सब लाया गया था। इसलिए नहीं लाया गया था कि हमारा बहुत भला होगा, हमको नौकरी मिलेगी, ये होगा वो होगा, है ना। मेंटल क्रिपल्स जो टर्म यूज़ किया गया है, मेंटल क्रिपल्स, दोज हु वर अंडर दैट एजुकेशन सिस्टम, जिनका एंजेलिसाइजेशन हुआ था, एंजेलिसिस जो थे, दे वर ट्राइंग टू क्रिएट मेंटल क्रिपल्स, मतलब हम सोचने समझने की हमारी ताकत नहीं रहेगी, हम उनके बिल्कुल अधीन हो जाएंगे, है ना। और दिस विल लीड टू द डी नेशनलाइजेशन ऑफ द आइडियाज, डी नेशनलाइजेशन ऑफ द आइडियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूं, ये सारे आपके नोट्स में होने चाहिए और फिर आपके यूपीएससी के आंसर की में होने चाहिए, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एंड ये सारे रीजन है कि क्यों मैकले का सिस्टम जो है वो खराब है। अब मान लो हम अल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं, तो क्या अल्टरनेटिव होना चाहिए। देखो आर्टिकल में थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी है, लेकिन मैं पॉलिटिकल वाली बात नहीं करूंगा आपसे। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है ना। आप किसी पार्टी को ब्लेम करेंगे आंसर राइटिंग में तो वो अच्छा नहीं है आपके लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज गुड, देन व्हाट इज गुड, इफ दिस इज बैड देन व्हाट इज गुड। तो बिल्कुल सही बात है कि हमको इंडियनाइज करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को। वी शुड इंडियनाइज का मतलब क्या, इंडियनाइज का मतलब ये नहीं कि एजुकेशन सिस्टम हिंदी में कर दो। देखो इंडियनाइज करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं मैं बोल रहा हूं कि एजुकेशन सिस्टम पूरा आपका हिंदी में हो जाना चाहिए। इंडियनाइज करने का मतलब यह है कि हमको अपनी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, हमको अपनी जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसके बारे में अपने एजुकेशन सिस्टम में मेंशन करना चाहिए। न केवल हमको वो मेंशन करना चाहिए बल्कि हमको उसको प्रोपेगेट करना चाहिए। हम अब लोगों को बताएं तो कि ऐसा नहीं है कि इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री ऑफ लूजर्स। अगर आप एजुकेशन सिस्टम को देखें, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इंडिया के वो सारे बैटल मेंशन्ड हैं जिसमें हमारे रूरल्स हारे हैं और बाहर की जो पावर है वो जीती है। चाहे वो अलेक्जेंडर की बात कर रहा हो, चाहे वो आपके ये अलेक्जेंडर के बाद चाहे आपका ये मुगल्स की बात कर रहा हो, ये सब आउटसाइडर पावर थी, है ना। देवर ऑल आउटसाइडर पावर्स, और इन सभी ने बैटल्स जीती। इन्होंने बोला कि भैया वो आए, उन्होंने राणा सांगा को हरा दिया, फिर वो आया उसने महाराणा प्रताप को हरा दिया। तो क्या हम कोई बैटल जीते ही नहीं क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कंट्री है, अगर हम कुछ बैटल्स हारे हैं, विक्रम संपत जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी। विक्रम संपत ने कहा कि अगर हम कुछ बैटल्स हारे हैं तो कुछ बैटल्स जीते भी तो होंगे। बट एनसीईआरटी और ये सब चीज़ जो किताबें हैं, दे नेवर मेंशन अबाउट देम, है ना। पहले क्यों? क्योंकि इट वाज ऑल द मैकलेज एजुकेशन सिस्टम, इट वाज ऑल द डोमिनेशन ऑफ द आउटसाइडर पावर ओवर द इंडियन पावर। हमको क्या बोला जाता है? वी आर द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। हमको क्या बोल देते हैं कि वी आर द कंट्री ऑफ स्नेक
यूनिक चार्मर्स। तो इसीलिए हमको इंडियनाइज करने की ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये काम बहुत जल्दी हो, है ना। इट शुड बी वेरी फास्ट एज वेल, क्योंकि हमको रिक्लेम करनी हिस्ट्री, वी हैव टू रिक्लेम द हिस्ट्री फ्रॉम द हैंड्स ऑफ दीज आउटसाइडिंग पावर्स, है ना। तो ये जो बाहर की पावर्स हैं इनसे अपनी हिस्ट्री को हमको रिक्लेम करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इसको आप इजीली ले सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, हमको ऐसा एजुकेशन चाहिए जो इंक्लूसिव हो। ऑब्वियस सी बात है, इंडियनाइज्ड तो है लेकिन इंक्लूसिव भी होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर आप देखें कि जो आइडिया था ग्लोबल सिटीजन का आइडिया किसका था? ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर जो इंटरनेशनल सिटीजन बनाने की बात करते हैं, वो एक आइडिया काफ़ी अच्छा है। जैसे एक आइडिया उन्होंने ये भी दिया था कि लोगों को सारे रिलीजन्स के बारे में बताओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक रिलीजन स्पेसिफिक के बारे में बताओ, आप उनको बताओ सब कुछ। गिव देम द चॉइस, गिव देम द आइडिया अबाउट एवरी रिलीजन। आप उनको जोरोएस्टर के बारे में बताओ, आप उनको गौतम, आज हम क्या गौतम बुद्ध के काम को नहीं मानते क्या? बहुत मानते हैं। गौतम बुद्ध के काम को मानते हैं, महावीर जैन के काम को हम मानते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में हमको थोड़ा और इंक्लूसिव होकर के बात करनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं। हाँ, थोड़ा इंक्लूसिव वे में हमको बात करनी चाहिए। कभी हमने बुद्ध की बात की, जो उनका मिडिल पाथ है उसकी बात की, और कभी हमने राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट की बात की। कभी हमने हिंदुज़म में बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे फिलोसोफर्स हैं, हमारे जो थ्योरिस्ट हैं, उनकी बात की। कभी आपने प्लेटो की बात कर ली, कभी आपने जो एरिस्टोटल है उसकी फिलॉसफी बताई। लोगों को आइडियाज सारे होने चाहिए। उसके बाद ये मतलब कि उनको लेट देम डिसाइड, लेट देम चूज, लेट देम बी फ्री इन देयर माइंड्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई है। डाइवर्स जो नैरेटिव्स हैं उनको आपको प्रमोट करना चाहिए। यू शुड प्रमोट डाइवर्स नैरेटिव्स, है ना। डाइवर्स नैरेटिव्स आपको इंक्लूड करने चाहिए, कि है ना। तो ये बेसिकली आइडियाज हैं जो कि ऑथर ने दिए हैं। अब ऑथर ने उसको पॉलिटिकल वे में दिया था कि क्या वेंकैया नायडू जी ऐसा करेंगे, क्या वैसा करेंगे। तो ये अपन इस तरीके से नहीं डिस्कस करेंगे। अपन तो जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो जरूर ले लेते हैं। दीज आर द गुड पॉइंट्स, हम ये पॉइंट्स ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब लास्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हाँ, स्टेम के बारे में और एक ऑथर ने बोला है कि हमको ये भी देखना है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और जो आपका ये है इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जो है, इसको हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ऑथर ने ये ज़रूर कहा है कि भैया ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये सिस्टम सही है या उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो ऑथर ने यहाँ पर सजेशन दिया है कि भैया थोड़ा हाइब्रिड बना लो, क्योंकि इस STEM के थ्रू हमारे यहाँ सुंदर पिचई और ये सत्य नडेला जैसे लोग निकले हैं, है ना। मैं तो कहता हूँ बल्कि आप इसको भी देखो, इंडिया ऐसा नहीं कि बहुत पीछे रहा हो, इंडिया और बेटर था। ये ब्रेन ड्रेन है, ये हमारे देश का ब्रेन ड्रेन है। ऑथर ने ये चीज़ हाईलाइट नहीं की है, लेकिन मैं ज़रूर पॉइंट आउट करूँगा कि ऑथर ने ये तो कह दिया कि इनके कारण हमको सत्य नडेला और सुंदर पिचई मिले। तो क्या वाकई सत्य नडेला और सुंदर पिचई इंडिया को मिले? नहीं मिले, है ना। ये अलग बात है कि हम अब जबरदस्ती को अपने आप को ग्लोरीफाई करते रहें कि वो हमारे यहाँ के हैं, वो हमारे हैं, लेकिन दे आर नॉट इंडियन सिटीजन्स नाउ, दे आर नॉट इंडियन सिटीजन्स, दे आर अमेरिकन सिटीजन, है ना। तो हम बोलते ज़रूर हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन हम इसी चीज़ में खुश रहते हैं कि अरे वो देखो वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि ये ब्रेन ड्रेन जो हुआ है यही नहीं होना चाहिए था ना, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, ये होना ही नहीं चाहिए था। तो दैट इज़ व्हाट आई एम आस्किंग द बिग क्वेश्चन, कि क्या अगर आप एजुकेशन सिस्टम को इंडियनाइज करोगे और ये सारी चीज़ प्रमोट करोगे तो क्या ये प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें? तो ये भी हमको देखना चाहिए। और स्टेम में भी आपको देखना चाहिए कि हम हमारी वैदिक मैथ और वैदिक ये सब बहुत आगे था, ऐसा नहीं कि हम पीछे थे कहीं साइंस टेक में कि ब्रिटिशर्स ने हमारा बहुत भला कर दिया है। तो ये चीज़ें भी हमको देखनी चाहिए। ऑथर तो कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी बोलता है। अगला है बिम्स्टेक को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो कल भी मैंने ये आर्टिकल वैसे डिस्कस किया था आप लोग के साथ, बिल्कुल सही बात है, बिम्स्टेक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इसके कंट्रीज एक बार याद रखिएगा, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड एंड एक और कंट्री है ना, म्यांमार। यस, तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार, ये कंट्रीज़ हैं जो कि बिम्स्टेक की मेंबर्स हैं। अभी श्रीलंका में मीटिंग होने वाली है। अब ऑथर ने कहा कि बिम्स्टेक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। कल भी मैंने आपसे बताया था कि लगभग 14 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कोऑपरेट करना है, जिसमें एनर्जी भी आता है, अगेंस्ट टेररिज्म, एंटी टेररिज्म भी आता है, क्लाइमेट चेंज भी आता है,
पीपल टू पीपल कनेक्ट भी आता है, ये आपका दोनों कनेक्टिविटी आती है, रोड ट्रांसपोर्ट आता है, बहुत सारी चीज़ें दोनों कंट्रीज़ के बीच में आती हैं, इन कंट्रीज़ के बीच में आती हैं। अब बिम्स्टेक का एडवांटेज क्या क्या है? सबसे पहली जो एडवांटेज है बिम्स्टेक का वो ये है कि इंडिया, इसकी जो लोकेशन है, द लोकेशन ऑफ बिम्स्टेक इज़ वेरी प्राइम। अगर आप देखें तो पूरी वर्ल्ड इस समय किस पे फोकस कर रहा है? इंडो पैसिफिक पे फोकस कर रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन पे। और इंडो पैसिफिक रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है मेरे हिसाब से ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी पोटेंशियल लोकेशन बहुत अच्छी है। दूसरा इसकी लोकेशन का एडवांटेज ये है कि एक ये ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ब्रिज की तरह ये काम करता है किसके बीच में? साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। और दोनों ही रीजन, चाहे वो आप ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लें, चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लें, चाहे आप दूसरे डेवलपमेंट्स की बात कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि क्या इसमें ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे कि पहला रीज़न बताया मैंने आपको कि ये यूनिक पोजीशन है जो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस रीजन को पीसफुल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी आपको पता होगा कि ये जो रीजन है यहाँ से बहुत सारा ट्रेड भी होता है, ऐसा नहीं है कि इंडियन ओशन रीजन से ट्रेड नहीं होता, यहाँ से ट्रेड काफ़ी ज़्यादा निकलता है। और ये काफ़ी भाई साउथ चाइना सी के करीब वाला एरिया है, साउथ चाइना सी, इसलिए सेफ्टी सिक्योरिटी भी अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी ये रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये भी एक अलग चीज़ है। इसके अलावा बिम्स्टेक का जो सेक्रेटेरिएट है, इट कोऑर्डिनेट्स, मॉनिटर्स एंड फैसिलिटेट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिम्स्टेक एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम। इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे सजेशन ये दिया है कि बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। देयर शुड बी अ प्रोग्राम फॉर स्ट्रेंथनिंग द बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट, ठीक है ना। एंड बहुत सारी चीज़ें इंडिया ने एक सेटअप किया, सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में। क्या सेटअप किया है? सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ एट नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार, ठीक है ना। दिस इज फॉर रिसर्च ऑन आर्ट, कल्चर एंड अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ कहाँ पे सेटअप हुआ है? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में। सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़, इसको लिख लेना, याद रखना, सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में सेटअप किया गया है, ठीक है। अ डूम्सडे बुक दैट लॉन्च्ड अ मूवमेंट, यहाँ पे बात चल रही है बुक की, एक जिसका नाम है द लिमिट्स टू ग्रोथ। आप सबने ये चीज़ पढ़ी होगी, आई थिंक 8th क्लास या 7th क्लास, 9th क्लास के एनसीईआरटी, नहीं 8th क्लास के एनसीईआरटी में है लिमिट्स टू ग्रोथ, है ना। लिमिट्स टू ग्रोथ नाम की किताब है जो कि लिखी गई थी, और आई थिंक 50 साल पहले 1972 की किताब है, शायद 1972 में ये लिखी गई थी ना। हाँ, 1972 में ये किताब लिखी गई थी, जिसने वार्न किया था कि जो ये डेवलपमेंट का एजेंडा चल रहा है, डेवलपमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। एक्चुअली में जो इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं उनके बारे में सबसे पहले जो प्रमोट करने वाला, जो आइडिया को प्रमोट करने वाली किताब थी, वो यही किताब थी, लिमिट्स टू ग्रोथ, है ना। ये किताब जो आई थी, बेसिकली मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये आई थी आपका क्लब ऑफ रोम करके, एक वहाँ पे क्लब ऑफ रोम था, जिसके अंतर्गत ये 1972 में पब्लिश हुई थी, क्लब ऑफ रोम, है ना। मैंने इस साइड लिख भी दिया है, आई थिंक आई शुड हैव रिटन दैट। ये देखो आप, क्लब ऑफ रोम, हाँ, क्लब ऑफ रोम्स लिमिट टू ग्रोथ, ये देखो यहाँ लिखा है क्लब ऑफ रोम लिमिट्स टू ग्रोथ 1972। इसके अलावा 1-2-3 और रिपोर्ट्स हैं जिनके बारे में आपको बता दूं। एक शूमाकर की किताब है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक किताब है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसने भी क्लाइमेट चेंज के बारे में काफ़ी किया। और इसके अलावा एक ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट है, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ऑन आर कॉमन फ्यूचर, याद रखेगा, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ऑन कॉमन फ्यूचर, जो कि 1987 का है। इसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुआ था, ठीक है। तो 1987 का जो ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी, उसमें पहली बार आपकी किसकी बात हुई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई, ठीक है। तो इस किताब ने लिमिट्स टू ग्रोथ वाज पब्लिश, जिसने पहली बार बताया कि भैया इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है और आपको किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, किस तरीके से आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव करना है। तो ये सारी चीज़ें लिमिट्स टू ग्रोथ में बोली गई थी कि भैया डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट ना हो, ठीक है ना। सो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो जितने भी गांधीयन आइडियाज़ थे ना, उसको प्रमोट किया था इस किताब ने। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या टॉपिक्स हैं। फेसबुक एंड फेक न्यूज़। अब यहाँ पे ऑथर ने जो ये कहा है कि जो ये आपका फेसबुक है और जो आपका गूगल है, ये सबसे बड़े सेंटर्स फेसबुक को ये सबसे बड़े सेंटर्स हैं। देख रहे हो ये लोग कितना जल्दी ये आ जाता है,
है ना, मैंने कुछ बोला नहीं, इनका नाम लिया नहीं कि आ जाते हैं। तो ये दोनों जो फेसबुक हो चाहे गूगल हो, दोनों ही आपके फेक न्यूज़ को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। मतलब क्या होता है, क्यों ये खुद को मीडिया हाउस तो क्लेम नहीं करते हैं, मीडिया हाउस क्लेम नहीं करते इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। अब कोई भी कुछ भी पोस्ट कर रहा है, वो बहुत अनकोरैबोरेटेड जो न्यूज़ है वो बिल्कुल चलती जाती है, कई लोग कुछ भी चलते रहता है ना। तो यही मैं आपको बता रहा था कि ये जो एरा है ये पोस्ट ट्रुथ का एरा है। एक टर्म यूज हुआ यहाँ पे पोस्ट ट्रुथ, ये आपको दिख रहा है, ये दिस इज पोस्ट ट्रुथ। ये देखो पोस्ट ट्रुथ का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। पोस्ट ट्रुथ का मतलब ऐसा एरा जब आपका फैक्ट्स और जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं वो काम ना करें, फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिव चीज़ें काम ना करें, इमोशनल वैल्यू पे आपकी बात मानी जाए। मतलब पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए आप इमोशंस का यूज़ करो रादर देन फैक्ट्स का यूज़ करो, ठीक है ना। मतलब फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ना बता करके वही आप इमोशंस का यूज़ करके जब आप बताते हो कोई चीज़, तो ये पोस्ट ट्रुथ कहलाता है, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा इस पोस्ट ट्रुथ के एरा में तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप और ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो ट्रुथ सीकर्स हैं उनकी और ज़्यादा ज़रूरी है ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे में तो लोग झूठ भी बोलते हैं, झूठी कहानियाँ बनाएंगे, झूठे इमोशनली आपको करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑथर ने बताई। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब इसमें 2-3 शब्द आए थे तो मैं वो आपको बता दूँ। एक शब्द था प्रेस्टिट्यूट। प्रेस्टिट्यूट यानी क्या होता है? प्रेस्टिट्यूट जो शब्द है वो आजकल के जो जर्नलिस्ट होते हैं ना उनके लिए यूज़ किया जाता है। कई जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कि बायस्ड और प्री डिटरमाइंड व्यूज़ देते हैं, मिसलीडिंग व्यूज़ देते हैं और ट्रुथ को नहीं दिखाते हैं, बल्कि जो उनकी फंडामेंटल ड्यूटी होती है रिपोर्ट करने की न्यूज़ वो ना कर करके बाकी सारे पॉलिटिकल काम करते हैं ना। तो ट्रुथ को छुपा करके झूठ दिखाना ये प्रेस्टिट्यूट कहलाते हैं, ठीक है ना। एक दूसरा है ल्यूगेन प्रेस। ल्यूगेन प्रेस जो टर्म है ये आपका जर्मन वर्ड है। ल्यूगेन प्रेस एक जर्मन वर्ड है और इस जर्मन वर्ड का मतलब क्या था आपका? इसका मतलब था जो प्रेस ऑफ लाइज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट्स अ प्रेस ऑफ लाइज, है ना, यानी झूठ की जो प्रेस है उसको ल्यूगेन प्रेस बोलते हैं। जो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता हो उसको ल्यूगेन प्रेस बोलते हैं। ये दोनों शब्द याद रखना, आपके नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। सो इसके बाद तो यहाँ पे अभी ऐसी न्यूज़ नहीं थी। कॉल फॉर ओबीसी कोटा रिंग्स लाउडर इन राज्यसभा। यहाँ पे राज्यसभा के कुछ मेंबर्स हैं डीएमके एंड बीजेपी के, यहाँ पे बता रहे जो कह रहे हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो ओबीसी रिजर्वेशंस का इशू है, जो डेडलॉक आ चुका है, उसको ख़त्म करवाने का वो प्रयास करें। अब देखो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा था कि ओबीसी रिजर्वेशन अगर आपको लोकल बॉडी इलेक्शंस में चाहिए तो ये तभी पॉसिबल है इम्प्लीमेंट होना जब या तो एम्पेरिकल डेटा अवेलेबल हो या जब एक डेडिकेटेड कमीशन बनाई गई हो और उसने इसको अप्रूव किया हो, ठीक है ना। तो दो में से एक चीज़ होनी चाहिए, या तो आपके पास एक एम्पेरिकल डेटा हो या फिर आपके पास एक डेडिकेटेड कमीशन हो जो कि कहे कि हाँ भाई ओबीसी रिजर्वेशन इन द लोकल बॉडी इलेक्शन शुड बी अप्रूव्ड। तो ऐसे में डीएमके के जो मेंबर थे पी विल्सन, उनका ये कहना था गवर्नमेंट को, उन्होंने ये कहा कि या तो आप डेटा रिलीज कर दो, एसईसीसी 2011 के अंतर्गत सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा आपके पास है आप उसको ले आओ, या फिर आप एक लॉ बना दो जो कि मैंडेट करे रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज इन लोकल बॉडी इलेक्शंस एंड ये दिस विल बी बेस्ड अपॉन द एम्पेरिकल डेटा कलेक्टेड बाय द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 342A3, ठीक है ना। तो 342A3 के अंतर्गत जो डेटा कलेक्ट हुआ होगा लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए, उसके अंतर्गत आप बेसिकली एक लॉ बना करके लाओ जिसमें कि आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करो टू द ओबीसीज इन द लोकल बॉडी इलेक्शंस। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी इस पर लेकिन डिसीजन हुआ नहीं, तो याद रखेगा कि ये एक डेडलॉक की सिचुएशन है जिसमें अभी ये नहीं पता है कि लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी अगर यूपीएससी देता है तो याद रखना कि नहीं है, अभी नहीं है ना। These are the things which are important. I hope you got clarity. And यही आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस है। आप लोग को अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेगा। That is it. Thank you and have a nice day.